नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। तैयार है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। खबरों पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अंशुमान जी। सर, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं ऑन द शो क्या है खास आज कार्यक्रम में। तो आज शुरुआत होगी एक स्पेशल रिपोर्ट से जो बाजार पर है। बाजार को लग गई बजट की नजर। फिर चर्चा होगी ग्लोबल इंडेक्स पर, रिवर्स रेपो रेट पर, 5G की तैयारियों पर और चलते चलते फेसबुक पर। यह फेसबुक को क्या हुआ? क्या मंगलवार को शेयर बाजार में आई तेजी को आप बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया मान रहे हैं? अगर हां, तो आपको मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बजट के दिन शेयर बाजार के चढ़ने से उत्साही निवेशक अखिल खिलखिला उठे। तेजी का दाव जो फिट बैठ गया और दूसरी तरफ बाजार के तपे हुए निवेशक जतिन भाई चिंता में डूब गए। बजट तो दोनों ने एक ही सुना था, फिर कहीं खुशी और कहीं गम क्यों? दरअसल जतिन भाई हैं लंबी रेस के घोड़े और बाजार पर लगाते हैं सालों साल के लिए दाव। उन्होंने बजट में सुन लिया था एक ऐसा आंकड़ा जो आने वाले दिनों में न केवल बाजार बल्कि सरकार के लिए भी सिरदर्द बनने वाला था। बजट के बाद अगला सूरज उगने से पहले जतिन भाई की चिंता को स्वर देने वाली कई रिपोर्ट्स लगातार छपने लगीं। इनमें चिंताएं थीं सरकार के भारी भरकम कर्ज की, राजकोषीय घाटे की। अनुमान है कि साल 2021-22 में ये जीडीपी के 6.9% के बराबर रहेगा। अगले वित्त वर्ष में जो 6.4% का लक्ष्य है। लेकिन बाजार के अर्थशास्त्री तो इससे कम घाटे का अनुमान लगाए बैठे थे। सरकार इस साल करीब 16 लाख करोड़ का कर्ज लेगी, जिसमें से 11 लाख करोड़ बाजार से बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। बस इसी ने बिगाड़ा बाजार का मूड। अब बाजार को लगता है कि राजकोषीय मजबूती की सुस्त चाल पर बॉन्ड यील्ड बिदकेंगी और इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म ने 10 साल के बॉन्ड यील्ड के लिए टारगेट बढ़ा दिए हैं। यूबीएस सिक्योरिटीज ने 10 साल के बॉन्ड यील्ड का टारगेट 7.5% कर दिया है। सीएलएसए ने भी 10 साल के बॉन्ड यील्ड का अनुमान 7.25% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। सिटी ग्रुप इंक ने बुधवार को भारतीय डेट के लिए खरीद की सलाह को वापस ले लिया। एक दिन पहले ही उसने भारतीय डेट को खरीदने की सलाह दी थी। बजट के दिन मंगलवार को भारत की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 6.88% हो गई, जो 2.5 साल में सबसे ऊपरी स्तर था। इस नीम पर करेला तब चढ़ा जब भारत के सोवरेन बॉन्ड को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कराने की योजना भी फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिखी। बजट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कर्ज केवल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि कंपनियों के लिए भी महंगा हो जाएगा। बैलेंस शीट पर ब्याज बोझ बढ़ेगा, इससे शेयरों के वैल्यूएशन पर नेगेटिव असर पड़ने की आशंका है। विदेशियों ने इसे शायद पहले ही सूंघ लिया था, इसीलिए तो विदेशी अनमने दिख रहे हैं। निफ्टी की टॉप 500 कंपनियों में एफआईआई की होल्डिंग घट गई। कैपिटल विया के हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग कहते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेशक एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना निवेश जारी रखें। मुनाफे में बैठे छोटी अवधि के निवेशक थोड़ी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। 3 से 4% की गिरावट एंट्री का अच्छा मौका होगा। मनी 9 की सलाह है कि शेयर बाजार और डेट बाजार में आगे अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है। वित्तीय सलाहकार की मदद से पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का ये सही मौका है। जरूरी है तो एसेट एलोकेशन बदलें। साथ ही इक्विटी बाजार में वैल्यूएशन की चिंता को देखते हुए पोर्टफोलियो के ऐसे शेयर जो 100 या 200 दिन मूविंग एवरेज से अच्छे खासे ऊपर हैं, मसलन 100% या और ज्यादा, तो वहां कुछ मुनाफा वसूली कर लें। तो समझिए इस पैकेज से दो मोटी बातें। एक तो ये कि ब्रोकरेज फर्म ये मान रही हैं कि सरकार को कर्ज 7.5% की दर से मिल सकता है, और दूसरी बात ये कि जो ग्लोबल बॉन्ड की बात हुई थी वो एक कह लीजिए कि आप राहत दे सकता था, जो बात टल गई। अब दूसरी खबर उसी से जुड़ी है। देश के सॉवरेन बॉन्ड को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कराने की योजना फिलहाल आगे बढ़ती नहीं दिख रही। बजट में इस योजना पर कुछ कहा ही नहीं गया। बजटों में सरकार ने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड को शामिल कराने की बात कही थी, लेकिन यह पिछले बजटों तक की बात थी। इस बार इस बजट पर कुछ नहीं हुआ। सर, क्या ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स ही वो राहत की एक जगह थी जहां जो सरकार ये इतने भारी भरकम कर्ज ले रही है
उससे कुछ राहत मिल सकती थी। है क्या ये पूरा बॉन्ड, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स? शुभम, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके की पार्टी हमने शेयर बाजार में देखी, लगभग वैसी ही पार्टी की तैयारी बॉन्ड बाजार में भी होने वाली थी। और ये इतना बड़ा सुधार था और इतना बड़ा रिफॉर्म था कि अगर आप वित्त मंत्रालय के हलकों में जाएं और गलियारों में लोगों से बात करें या मुंबई के शेयर बाजार में, बॉन्ड मार्केट में लोगों से बात करें, तो वो इसे भारतीय स्टॉक मार्केट जैसे जो भारतीय स्टॉक मार्केट के साथ 1993 में हुआ था जब विदेशी निवेश खुला था, उसी तरह से भारतीय बॉन्ड मार्केट का वो मूवमेंट मान रहे थे, जब भारतीय सरकार के बॉन्ड दुनिया के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने वाले थे, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने वाले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे पूरा का पूरा जो निवेशक समुदाय था उसको भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या का समाधान होता दिखाई दे रहा था। वो समस्या क्या है, इस पर हम लगातार बजट से आने के बाद चर्चा भी कर रहे हैं और अलग अलग जगह देख रहे हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है सरकार का बढ़ता हुआ कर्ज, जो 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें 12 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड मार्केट से उठाया जाएगा। ये रास्ता वो था जहां भारत सरकार के सॉवरेन बॉन्ड दुनिया के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाते। जिन बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जाना था वो GBIM का ग्लोबल डाइवर्सिफाइड फंड इंडेक्स है और ब्लूमबर्ग का ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स है, जिसमें शामिल किया जाना था। इसका रास्ता ये था कि भारत सरकार जो हर साल बॉन्ड जारी करती है उसे यूरो क्लियर के जरिए अप्रूव किया जाता है। यूरो क्लियर दुनिया के बॉन्ड्स की क्लियरिंग अथॉरिटी है, जैसे कि भारत में NSDL है, डिपॉजिटरी क्लियरिंग अथॉरिटी है। वो दुनिया के जिन देशों के बॉन्ड्स को अप्रूव करती है वो दुनिया के बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होते हैं। सरकार हर साल जो ट्रेजरी बिल जारी करती है उसमें दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ निवेशक उसमें निवेश कर पाता अगर भारत उस बॉन्ड का हिस्सा होता और वो पैसा भारत के पास आता। ये माना जा रहा था शुभम कि अगर ये हो जाता तो भारत को इसी साल करीब करीब $40 बिलियन के आसपास का फॉरेन फंड मिल सकता था और जिससे सरकार के कर्ज लेने की जो जरूरत थी, जो 12 लाख करोड़ है, वो घटकर 7-8 लाख करोड़ के आसपास हो जाती। दूसरी और बात ये जरूरी थी कि भारत में ब्याज दर इस समय सबसे आकर्षक है पूरी दुनिया में। दुनिया में 1%, आधा %, 0% पर ब्याज उपलब्ध है, कर्ज मिल रहा है। भारत में जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का भी अगर आप लेवल मान लें या 10 साल की बॉन्ड यील्ड जिस पर हमने अभी चर्चा की उसे देख लें, तो दुनिया के विदेशी निवेशकों के लिए इससे अच्छा कोई मौका नहीं था कि वो भारत के सरकार के सॉवरेन बॉन्ड में निवेश करें। यहां में कंफ्यूज नहीं होना है कि सॉवरेन बॉन्ड नहीं है जो दुनिया के बाजार में जारी किए जा रहे हैं, ये भारत के ही बॉन्ड हैं, भारतीय बाजार में ही ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों को इसमें आने का रास्ता दिया जाना था। यह बात पटरी से उतर गई और ये फैसला, सरकार जिसने इस फैसले की एक भूमिका बनाई थी, जिसमें हम अगले सवाल के जवाब में इस पर चर्चा करेंगे कि इसका रास्ता कैसे खुला था, वो बात पटरी से उतर गई और उसकी घबराहट और उसकी बेचैनी हमें शेयर बाजार में दिखाई दी। क्योंकि शेयर बाजार को लग रहा था कि इस साल कम से कम सरकार की पीठ पर लदा कर्ज का बोझ कुछ कम होगा, क्योंकि अब विदेशी पैसा भारत के बॉन्ड्स में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि आपने अपने ब्लॉग अर्थात में पिछले साल सितंबर के आसपास लिखा था, कसौटियों की कसौटी उसका शीर्षक था, कि ये कमांडो स्कूल है और ये भारत अगर यहाँ पर जाता है अपने बॉन्ड लेकर और लिस्ट होता है तो ये एकदम बिल्कुल कमांडो ट्रेनिंग जैसा होगा और भारत को जाना चाहिए। आप इसके पूरे पक्ष में थे। फिर गाड़ी अटक क्यों गई, कहाँ अटक गई, क्यों, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को इस क्लब में शामिल होने से रोकती हैं दरअसल? हाँ, ये कमांडो स्कूल ही है। हम बॉन्ड बाजार पर चर्चा करते समय जेम्स कार्वाइल का एक कोट चर्चा कर चुके हैं, जो कि रेगन के सलाहकार थे और कहते थे कि दुनिया में सरकारों को अगर कोई चीज़ डरा सकती तो बॉन्ड बाजार डराता है। जैसे ही कोई देश अपने सरकारी बॉन्ड्स को, क्योंकि भारत की प्राइवेट कंपनियां तो विदेश से पैसा ला रही हैं, ADR GDR इश्यूज भी जारी करती हैं, दुनिया के बाजारों से बॉन्ड से भी पैसा उठाती हैं, जब कोई सरकार दुनिया के किसी बाजार में उसका बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होता है तो उसके सीधे दो बड़े असर होते हैं कि उस देश को अपनी वित्तीय परिस्थिति को साफ सुथरा और ठीक करना पड़ता है। ढीली ढाली व्यवस्था, लंबा कर्ज, भारी घाटे, ये सब चीजें देखकर दुनिया के बॉन्ड निवेशक बिदकते हैं और फिर वो बॉन्ड्स की पिटाई करते हैं। भारत की चुनौती ये है कि पिछले 2 साल से तो भारत के बॉन्ड निवेशक ही भारत की पिटाई कर रहे हैं। भारत सरकार के बॉन्ड्स को बेचने में RBI को कितनी मुश्किल आ रही है, ये बात हमने पिछले साल भी देखी। पूरे साल के दौरान जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, RBI से उन्होंने ज्यादा ब्याज दर की मांग की और इस बार तो सरकार का बॉन्ड का कार्यक्रम बाजार में आए उससे पहले ही बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। सरकार ने क्या किया था, सरकार ने इससे पिछले वाले बजट में ये बात है 2020-21 के बजट की, जब सरकार ने बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स में, भारत सरकार ने बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स में विदेशी निवेशकों के लिए फुली एक्सेसिबल रूट खोल दिया था। इससे पहले तक बॉन्ड और यील्ड में, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स में शुभम विदेशी निवेशकों के लिए एक सीमा थी जो RBI के जरिए रेगुलेट होती थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि अब विदेशी निवेशक भारत के ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स में सीधा निवेश कर सकेंगे। वो निवेश करने के लिए भारत का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना जरूरी था और वहीं से ये सारा उत्साह बनना शुरू हुआ था कि भारत में राजकोषीय घाटे को लेकर अब चिंता दूर होने वाली है। यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है कि भारत का बॉन्ड बाजार करीब $1 ट्रिलियन का है। सरकारी बॉन्ड बाजार $1 ट्रिलियन का है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करीब करीब 38% इन्वेस्टमेंट भारत के सरकारी बैंकों का है, 25% इन्वेस्टमेंट बीमा कंपनियों का है, 16% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और बाकी निवेशकों का है और प्रोविडेंट फंड और कोऑपरेटिव फंड्स में निवेश करते हैं। विदेशी निवेशक केवल 2% का हिस्सा रखते हैं। सरकार की उम्मीद ये थी, बाजार की उम्मीद ये थी कि भारत अगर यूरो क्लियर की दहलीज पार कर लेता है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा बन जाता है, तो अगले 5 साल में भारत के सरकारी कर्ज कार्यक्रम में विदेश से आने वाली पूंजी का हिस्सा 9% हो जाएगा। यानी 40 अरब डॉलर के आसपास इसी साल आने वाले थे और 18 से 20 अरब डॉलर हर साल आने की संभावना थी। ऐसी संभावना मॉर्गन स्टैनले ने जाहिर की थी। मामला गड़बड़ा इससे गया कि पिछले 2 साल में बजट बेहात हो गया, राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर हो गया। जो तस्वीर भारत के राजकोषीय प्रबंधन की दुनिया के बॉन्ड निवेशकों को दिखाई जाने वाली थी, उस पर कई सारे धब्बे आ गए, वो कई जगह से फट गई और कट गई। सरकार ऐसी परिस्थिति में ग्लोबल बॉन्ड निवेशकों को अप्रोच नहीं कर सकती थी जब उसके राजकोषीय आकलन पटरी से उतर रहे थे, ब्याज दरें और महंगाई बढ़ने की संभावना थी। और दूसरा एक और पहलू था कि सरकार पिछले 2 साल में तय नहीं कर पाई कि जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स भारत में आएंगे उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। और इन 2 वजहों से भारत में बॉन्ड मार्केट का सबसे बड़ा सुधार फिलहाल पीछे खिसकता या पटरी से उतरता दिख रहा है और उसका असर हमें भारत में कर्ज महंगा होने, शेयर बाजार में बेचैनी और घबराहट के तौर पर दिखाई दे रहा है। यह था वो पूरा पेज जिसके कारण आप शेयर बाजार में जो तपे हुए निवेशक हैं वो शेयर बाजार में कंपनियों के वैल्यूएशन गिरने पर बेचैन दिख रहे हैं और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक को पसीना आ रहा है कि वो इस बॉन्ड यील्ड पर 7.5% की बॉन्ड यील्ड पर सरकारों के कर्ज को बेचने के लिए निवेशक कहां से लाएगा। एक सर सवाल और था, तो क्या माना जाए कोविड की ही भूमिका रही, क्योंकि चेहरा इतना खराब नहीं था बजट का या सरकार की, उसका कोशिश की गई थी। मुझे याद है पिछले बजट में एफसीआई की ऑफ बजट जो बोरोइंग है उनको शामिल किया गया था। ये माना जा रहा था कि सरकार ये ट्रीटमेंट इसीलिए कर रही है कि चेहरे अच्छे हो पाए हमारे बजटों के। तो क्या इसमें भी कोविड ने एक अहम भूमिका प्ले की और अब भारत इस इंडेक्स में फिलहाल शामिल नहीं हो रहा है? कोविड ने भूमिका तो निभाई ही, क्योंकि कोविड के कारण सरकार का घाटा बढ़ा और भारत एक अच्छी बॉन्ड रैंकिंग के साथ जाने वाला था। हमें एक चीज़ यहाँ और शुभम ध्यान रखने वाली बात है कि भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो जंक से केवल एक लेवल ऊपर है। भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उम्मीद सरकार को ये थी कि जिस दिन भारत के सरकारी बॉन्ड, क्योंकि सरकारी कर्ज कार्यक्रम का हिस्सा है, गवर्नमेंट की बोरिंग का हिस्सा है, जिस दिन सरकार के बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का हिस्सा होंगे, उसके बाद दुनिया के इन मूडीज और स्टैंडर्ड पुअर, जिनसे भारत का वित्त मंत्रालय हर साल बॉक्सिंग करता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि हमारी रेटिंग थोड़ी बेहतर कर दीजिए, हमारी रेटिंग भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारी साख अच्छी हो जाएगी और साख अच्छी होगी तो भारत को दुनिया में बेहतर ढंग से प्रतिष्ठा मिलेगी। वो सारा कार्यक्रम पटरी से उतर गया और इसलिए इस बार के बजट में हमें कोई बड़ी ऐसी घोषणा नहीं दिखाई दी जो सरकार का कर्ज बढ़ा सके। तो शायद सरकार अगर इस साल या अगले साल तक राजकोषीय घाटे और कर्ज कार्यक्रम को नियंत्रित कर पाए तो अगले 1 साल में भारत इस दहलीज को पार करेगा और भारत के बॉन्ड बाजार में उम्मीद है कि 12 महीने से 14 महीने के बीच ये सुधार वापस लौटेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं लौटेगा तब तक भारत के राजकोषीय घाटे और सरकारी कर्ज का कोई समाधान नहीं मिलेगा, जो लगातार बढ़ते बढ़ते अब कहां तक पहुंच गया है, 12 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बिल्कुल, यानी कि अगर आपको अगले साल ये कंपटीशन लड़ना है तो तैयारी अभी से करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति को लेकर अगले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक होने जा रही है और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बैठक के बाद रिवर्स रेपो में बढ़ोतरी हो सकती है। अलग अलग एजेंसियों के अनुमान रिवर्स रेपो पर हमारे सामने आ गए हैं। मॉर्गन स्टैनली और LIC म्यूचुअल फंड ने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि ये बढ़ोतरी जो है सर 25 बेसिस पॉइंट की हो सकती है। क्या माना जाए कि जो बाजार में है ये संकेत देने के लिए रिजर्व बैंक क्या रिवर्स रेपो से शुरुआत कर रहा है?
रिवर्स रेपो से शुरुआत की संभावना दिसंबर में भी जाहिर की गई थी शुभम, पर दिसंबर के बाद ओमिक्रॉन आ गया और ओमिक्रॉन आने के बाद ऐसा लगा कि रिजर्व बैंक अपना ग्रोथ को सपोर्ट जारी रखेगा और उस ग्रोथ को सपोर्ट जारी रखने के लिए वो ब्याज दर को कम रखेगा। रिवर्स रेपो कौन सी दर होती है? रिवर्स रेपो वो दर होती है जिस दर पर बैंक्स अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, जमा करते हैं। इस विंडो के जरिए या इस टैप के जरिए रिजर्व बैंक बाजार में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। अगर रिजर्व बैंक अच्छा ब्याज दर रिटर्न देगा तो बैंकों के खातों में जो पड़ा हुआ अतिरिक्त पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा और उसमें बैंकों को थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलने लगेगा। तो माना जाता है कि जब भी रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, यानी बैंकों की डिपॉजिट पर, जैसे हम और आप बैंक के पास पैसा जमा करते हैं वैसे ही बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, अगर बैंक उसके ऊपर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इस बात का संकेत होता है कि रिजर्व बैंक कहता है बस करो, बहुत पैसा हो गया बाजार में, अब हमारे पास लाओ, क्योंकि अब बाजार में ब्याज दर बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। 9 तारीख को रिव्यू है मॉनेटरी पॉलिसी का, वहां से पहला संकेत आने की संभावना है। बढ़ोतरी कितनी होगी? 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। माना जा रहा है कि ये 3.4% के आसपास के रिवर्स रेपो रेट तक जा सकती है, लेकिन ये बढ़ोतरी शायद ग्रेजुअल होने की संभावना है। तो शुभम, बजट तो खत्म हो गया, अब जो सबसे ज्यादा निगाह है इस बार वो निगाह मॉनेटरी पॉलिसी पर ही होगी। मॉनेटरी पॉलिसी पर ही होगी। चलिए, तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो जो 3 खबरें आपने अभी देखी, चाहे वो रिवर्स रेपो की हो, चाहे वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स की हो, या शेयर बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की से जो बेचैनी है उसकी हो, इसके तार दरअसल कुल मिलाकर एक ही जगह से, अगर तीनों रास्तों से आप गुजरेंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे कि बाजार में कर्ज महंगे होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या इस साल 5G आ जाएगा? ये लगभग वैसा ही सवाल है जैसा कि लोग पूछ रहे हैं क्या इस साल LIC का IPO आ जाएगा। सर, ये 2 सवाल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़े सवाल हैं इस साल के। सरकार, अगर बजट अभी हमारे सामने आया, हमने देखा कि जो सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो ये चीज नहीं दिखाता है, क्योंकि जो अनुमान था पिछली साल, इस साल जो रखा है 52,000 करोड़ के आसपास का अनुमान रखा है, जबकि पिछली साल जो ये अनुमान था वो 71,000 करोड़ का था, यानी कि उससे कम है अनुमान। तो क्या 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी? 5G की गाड़ी अटकी कहाँ है? शुभम, ये भी आंकड़ों में छिपा एक डेविल या डिटेल है जिसको हम बजट के साथ डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अधिकांश लोग जिनका बजटों से कोई मतलब नहीं, जो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट हैं, टेलीकॉम एंथुजियास्ट हैं, उनकी उम्मीद इस बात को लेकर है कि क्या इस साल भारत में 5G की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत होने का तरीका क्या है? शुरुआत होने का तरीका है सबसे पहले स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने के बाद कंपनियां अपने नेटवर्क को रोल आउट करेंगी, फिर उसके बाद उसकी सर्विसेज मिलना शुरू करेंगी। अब यहाँ सरकार कह कुछ रही है। सरकार ने कहा कि इस साल 5G का रोल आउट करेंगे, इस बार 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे, पर सरकार के आंकड़े में या बजट के आंकड़े में ऐसा होता नहीं दिखता है। अब इससे 2 संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं। संभावना एक कि क्या सरकार इस साल 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन कर भी पाएगी या नहीं, एक। दूसरी संभावना यह कि क्या इस साल 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन सस्ती कीमत पर या घटी दोनों पर होगा, क्योंकि कंपनियां इस बात का दबाव बना रही हैं कि उनके ऊपर पहले से ही बहुत सारा बोझ है। अभी सरकार ने से लड़ झगड़ कर कंपनियों ने बेल आउट लिया है बड़ा, जो उनको AGR पेमेंट के बदले मिला था। ये माना जा रहा है कि अगर 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है तो 2 ही कंपनियां हैं जो बिड कर पाएंगी, थोड़ा वोडाफोन बिड करेगी। 1 लाख करोड़ के आसपास का एडिशनल बर्डन इन कंपनियों की चाहे वो जियो हो या वो एयरटेल हो या वो वोडाफोन हो, इनके बैलेंस शीट पर आएगा। अब इसका मतलब हमारे लिए यह है कि अगर 1 लाख करोड़ रुपया कंपनियों को अपफ्रंट शेल करना पड़ेगा स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, तो ये सब हमारे अभी 4G बिलों में जुड़कर आएगा। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां कह चुकी हैं कि उनका आरपू घट रहा है, उनको लगातार कीमतें बढ़ाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो अभी तो 5G आया नहीं, 4G की कीमत बढ़ने की संभावना हो जाएगी। इसलिए ये दुविधा है कि सरकार इस साल 5G बेचेगी, उसे अपफ्रंट तुरंत बेचेगी 5G का स्पेक्ट्रम, या वो स्पेक्ट्रम को अगले साल के लिए रखेगी। कंपनियों और सरकार के बीच अभी इस मामले पर बातचीत स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इस बात की संभावना दिख रही है शुभम कि 5G या तो सरकार स्पेक्ट्रम सस्ता देगी या फिर इस साल शायद ये डिले हो और दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में जाए, क्योंकि सरकार ने अपने आंकड़ों में इससे कोई बहुत अच्छे रेवेन्यू की
उम्मीद नहीं रखी, और जबकि बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है। 5G बहुत ही प्रीमियम सर्विस है और सरकार शायद इसे स्पेक्ट्रम को महंगी दर पर ही बेचना चाहेगी। तो वो जो दुविधा है ना 5G स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग क्या की जाए, किस कीमत पर बेचा जाए, कंपनियों को आप महंगा स्पेक्ट्रम बेच दीजिए, फिर उसके बाद वो डिफॉल्ट करती हैं, डिफॉल्ट करने के बाद फिर वो आप उनको बेल आउट देते हैं। क्या ये वही सब समस्याएं टेलीकॉम सेक्टर में जो पिछले 25 साल से टेलीकॉम सेक्टर की सबसे स्थायी बीमारियां हैं वो 5G के साथ नहीं आएंगी? वो दुविधा हमें दिखाई देती है, और कुछ प्रोसीजरल इश्यूज भी जिस पर हम अगले सवाल पर चर्चा करें। सर, दोनों कंपनियां पहले से ही, अभी 5G आया नहीं, जो दो बड़ी कंपनियां आपने कहा वो होंगे, वो भी आमने सामने दिख रही हैं, दोनों की अलग अलग रणनीतियां हैं। अभी तो मतलब घर से निकले नहीं और बिल्ली रास्ता काट गई जैसी स्थिति है। उधर एविएशन मिनिस्ट्री से भी दिक्कत, वो भी एक इशू चल रहा है अमेरिका में, उसकी भी गाज गिर रही। क्या अभी आपको लगता है कि अगर वहां से स्पेक्ट्रम की बिकवाली हो भी जाती है तो और भी इश्यूज हैं क्या? हाँ, तो और इश्यूज हैं। भारत की दोनों टेलीकॉम कंपनियां जो 5G की मेन बिडर होने वाली हैं, एयरटेल और रिलायंस, उनके बीच में एक दिलचस्प किस्म का विवाद शुरू हो गया है। और ये विवाद इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि दोनों कंपनियों के जेब की क्षमता अलग अलग है। रिलायंस के पास 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, देने के लिए ज़्यादा पैसा है क्योंकि रिलायंस को काफ़ी विदेशी पूंजी मिली है। एयरटेल के पास 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए सीमित संसाधन है। दूसरी और चीज़ ये कि दोनों कंपनियों के नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिफरेंट है। रिलायंस का जो नेटवर्क अभी का नेटवर्क है, जिस पर वो 5G की अगली सीढ़ी बनाएंगे या लेयर लगाएंगे, वो अलग है। तो बहस क्या है? एयरटेल ने कहा है सरकार से कि हमें 5G का पूरा स्पेक्ट्रम रेंज नहीं चाहिए, हमें केवल 370 मेगाहर्ट्ज 240 मेगाहर्ट्ज वाला रेंज चाहिए, जिसको कि हम 4G का टॉपअप करके और 5G सर्विस देने लगेंगे। जबकि रिलायंस ने यह कहा है कि हमें पूरा स्पेक्ट्रम रेंज दिया जाए, जो 5G का फुल स्पेक्ट्रम रेंज है, जिसमें सारे बैंड मिलते हैं। सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो 5G स्पेक्ट्रम में किस बैंड का एलोकेशन करेगी, क्योंकि उसके साथ ही स्पेक्ट्रम की प्राइस तय होगी, इसके स्पेक्ट्रम की कॉस्ट तय होगी। ये दूसरा झगड़ा है। तीसरी बात ये कि जैसे आपने LIC के IPO का जिक्र किया कि वो सबसे बड़ा सवाल है, वैसा ही एक चुनौती 5G के स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के साथ है। यहाँ भी गाड़ी तब बढ़ेगी जब TRAI सरकार से सिफारिश करेगी कि 5G के स्पेक्ट्रम को कैसे आगे ऑक्शन कैसे किया जाए। सरकार का यह कहना है कि मार्च के मध्य तक शायद 5G का पहला नोट TRAI की तरफ से आ जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि क्या डेडलाइन है, किस डेडलाइन और किस प्रक्रिया के तहत और कब तक 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन शुरू होगा, क्योंकि तब हमारे लिए वो उल्टी गिनती शुरू होगी कि 5G कब आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एक और रोचक खबर की तरफ। फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के शेयर बुधवार को 20% से ज्यादा गिर गए। 20%, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि भारत में कई शेयरों में लोअर सर्किट जब लगता है तो वो 20% गिर जाते हैं। दुनिया की ये पहली ऐसी कंपनी है जिस सोशल मीडिया की जिसके यूजर्स में कमी देखने को मिली है। तिमाही नतीजे भी अच्छे नहीं रहे। सर, फेसबुक ने शायद पहली बार ऐसा देखा कि जो उसके यूजर्स थे वो पहली बार घटे हैं। क्यों घटने लगे फेसबुक के यूजर्स? ये इस सुबह की सबसे चौंकाने वाली घटना थी, और भारत के लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा हैं। उनके लिए ये खबर समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो गिरावट आई है फेसबुक के लिए पहली गिरावट थी। फेसबुक का रेवेन्यू भी टूटा। फेसबुक के कुछ और आउटलेट्स थे, उनके रिजल्ट पर भी दबाव बना। ये शुरू हुआ है अमेरिका के बाजार में और पूरी दुनिया के बाजार में एक नए किस्म का वार, और इस वार में पहला हमला एप्पल ने किया है। ये पहला झटका एप्पल ने फेसबुक को दिया है, जिसको हम मेटा मानते हैं, जिसका नया नाम मेटा है। एप्पल ने अपने पूरे यूनिवर्स में प्राइवेसी को लेकर कुछ नए बदलाव किए हैं नए सॉफ्टवेयर्स के जरिए। जो सॉफ्टवेयर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लोगों की हैबिट्स को ट्रैक करने और उनके डेटा को एडवर्टाइजर्स को बेचने से रोकता है, वो एप्पल का जो नया सॉफ्टवेयर है वो आपको ये विकल्प देता है कि आप चुनें कि आप अपनी सूचनाएं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसलिए जब फेसबुक का रिजल्ट आया और जब बाजार में करीब 20% की गिरावट आई मेटा के शेयर में, तो जो पहला तर्क मेटा कंपनी की तरफ से दिया गया वो ये था कि एप्पल का जो iOS सिस्टम है, उस सिस्टम ने
उनके के सब्सक्राइबर्स को डिस्करेज किया है। अब उनके पास वो डेटा नहीं आ पा रहा है जिस डेटा के जरिए वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, और ये वो लड़ाई है जो प्राइवेसी के जरिए कंपनियों के बीच में शुरू हुई है। इसका असर हमें फेसबुक के रिजल्ट्स पर दिखाई दिया। कुछ और फेसबुक के अंदर चुनौतियां हैं, जैसे फेसबुक का हमने भी देखा कि उनका क्रिप्टो वाला जो वेंचर था उसे भी वाइंड अप करना पड़ा। तो अब फेसबुक जो मूलतः फ्री सर्विस देकर लोगों के डेटा पर आधारित और उनकी सूचनाएं लेकर बेचती है, अगर प्राइवेसी कानून दुनिया में बदले तो फेसबुक का क्या होगा? क्या होगा? अगर दुनिया की सरकारों ने या कंपनियों ने यह तय कर दिया कि आप फेसबुक को रोक सकते हैं अपनी सूचना शेयर करने से, तो फेसबुक के पास तो इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस मॉडल नहीं है। इसका असर हमें दिखाई पड़ा, और वो ऐसा टूटा फेसबुक कि वो अपने साथ बाकी सोशल मीडिया स्टॉक्स को भी, ट्विटर को भी, पिंटरेस्ट को भी आज लेके गिरा, क्योंकि जब फेसबुक की तरफ से कहा गया कि असर इसलिए आया है क्योंकि एप्पल के नए सॉफ्टवेयर में एप्पल के नए ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रोका जा रहा है सोशल नेटवर्क कंपनियों को आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो ये माना गया कि असर केवल फेसबुक पर ही नहीं आएगा, बाकी कंपनियों पर भी होगा। बिल्कुल। तो सर ये फिर आगे की ये दुनिया कैसी होने वाली है? सोशल मीडिया की जो दुनिया है, या कह लीजिए जो स्टार्टअप्स के ये दुनिया है, ट्विटर है, काम तो लगभग ये सभी एक सा ही कर रहे हैं, सभी फ्री यही प्लेटफॉर्म्स हैं, सबका जो धंधा है वो वही है, फ्री सूचनाओं वाला। तो ये और कंपनियों को या आने वाले दिनों में हम देखें तो किस तरीके की चुनौतियां और सामने दिख सकती हैं? अभी कहना मुश्किल है शुभम, क्योंकि ये फेसबुक के रिजल्ट और यूजर बेस में गिरावट अपने आप में पहली घटना है, और बाजार को बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। और इसका कारण ये होगा, लोगों को पता नहीं, क्योंकि लोगों की तरफ से अगर आप देखें तो लोग एप्पल के साथ खड़े होंगे, क्योंकि एप्पल आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है अपने सिस्टम के तहत। हालांकि एप्पल के अपने अलग प्राइवेसी इश्यूज हैं, उनके साथ दूसरे झंझट या सवाल उठते हैं, लेकिन अभी सरकारें इस खेल में नहीं आई हैं। अभी तो दो कंपनियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। जब सरकारें इस खेल में आएंगी और सरकारें कानून तय करेंगी कि किस कंपनी को आपकी प्राइवेसी का कितना डेटा लेने की या बेचने की ज़रूरत है, तब उसका असर दूसरी तरफ दिखाई देगा। दूसरी और चीज़ है कि फेसबुक के यूनिवर्स में कुछ और भी समस्याएं हैं। फेसबुक के यूनिवर्स में एक समस्या है कि फेसबुक का जो एक वेंचर है मेटा रियलिटी लैब, उसका घाटा बढ़ रहा है। तो ये बात पिछले 2-3 साल से 4 साल से ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेस में चल रही है कि फेसबुक का फ्यूचर क्या है। फेसबुक अपने आप को बदलते इन्वायरमेंट में कैसे इस्टेब्लिश कर पाएगी, ये सवाल लगातार है। फेसबुक को चुनौती मिल रही है टिकटॉक से भी। तो अगला जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो जो अगला बड़ा होप है फेसबुक के लिए वो शायद इंस्टाग्राम रील्स है, जिस पर कल फेसबुक की कंपनी के अधिकारियों ने भी कहा है कि वो इस पर काफ़ी फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जिसे लेकर उन्हें फ्यूचर में काफ़ी होप है। तो मैं देखना होगा, ये दिलचस्प लड़ाई है, और हमें इसमें अभी और आतिशबाजी होगी। हमारे पास अभी फेसबुक वर्सेस एप्पल वर्सेस गूगल की लड़ाई में बहुत सारे पटाखे चलेंगे, जिस पर हमारी निगाह रहेगी। सर, भारत के डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो था वो गाड़ी कहाँ अटकी, कुछ उसका खैर खबर है आपको? अभी सरकार ने कुछ बताया नहीं भारत के डेटा प्रोटेक्शन बिल के मामले में, लेकिन डेटा की चोरी की कई सारी खबरें भारत में पिछले 5-6 महीने में आई हैं, चाहे वो हेल्थ डेटा हो या वो आपके मोबाइल डेटा की बात हो। अब शायद सरकार जब कोविड के झगड़े से और इससे उभरेगी तो वापस लौटेगी और देश को कम से कम प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन का एक कानून तो देगी, जो लंबे समय से पेंडिंग है। लंबे तक बिल्कुल। तो जागते रहिए, क्योंकि खबरें तो हैं भाई, डेटा चुर रहा है बहुत तमाम जगहों से, आपकी सूचनाएं खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही हैं। सर, फिलहाल शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सब लोगों का भी शुक्रिया। अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सवाल जरूर भेजिए। नमस्कार। कैसा ही रंगो रूप